हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं मोहम्मद एहसन मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। नई हुकूमत के लिए मईशत की बहाली एक कड़ा इम्तिहान है। नई हुकूमत को किन मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम, अभी तो सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट अभी आई है जी, इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, दैट इज IMF, कि आप इमीडिएटली IMF के प्रोग्राम में जाएं ताकि आपकी जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकें। सही। और उसके बाद सेकंड जो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर के लिए चैलेंज है कि जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में वादे किए हैं पब्लिक से, उनको वो रिलीफ कैसे दे पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी जो बातचीत चल रही है, कुछ 3 के 4 वजीर खजाना के नाम चल रहे हैं। जी जी, मैं ये समझता हूँ कि ये हमेशा से हमारी गलती रही है कि हम ऐसे आदमी को लेकर आते हैं जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती पाकिस्तान में, चाहे वो हफीज शेख साहब हों, चाहे वो शौकत तरीन साहब हों, चाहे ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। रजा बाकर साहब को ले लें आप। इसकी भी एक वजह है सर, और वो वजह ये है कि अब जो इकोनॉमी के इसके लिए बड़े अनपॉपुलर जो डिसीजंस हैं वो लेने पड़ेंगे। तो कोई ऐसी शख्सियत ही अफोर्ड कर सकती है इस तरह की फैसला साजी, क्योंकि जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे है वो इस तरह के फैसले करेगा तो फिर वो वापस अवाम को कैसे मुंह दिखाएगा? नहीं, अनपॉपुलर डिसीजन तो चाहे वो दूसरा करे, फेस तो गवर्नमेंट ने करना है। हाँ जी। वो मतलब शौकत तरीन साहब ने या रजा बाकर साहब ने या हफीज शेख साहब ने तो कुछ फेस नहीं करना। जो भी उसकी प्राइस है वो उस वक्त की गवर्नमेंट पे कर रही है, चाहे वो PTI थी, चाहे वो PDM थी, चाहे वो नून लीग थी। तो वो ये तो आप नहीं कह सकते कि जी वो उस बंदे ने वो चीज की थी। इट्स अ गवर्नमेंट, तो वो वन इंडिविजुअल पे नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जब एक पॉलिटिकल आदमी जब फाइनेंस मिनिस्टर बनता है तो उसको थोड़ा सा एक पब्लिक का एहसास होता है और उसने वापस उस पब्लिक में जाना बिल्कुल होता जाना होता है। अभी मलिक साहब, सेनेटर मुसद्दिक मलिक और मरूफ बैंकर जो हैं मोहम्मद औरंगजेब, इनका नाम सामने आ रहा है, इनको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये अभी आप भी देख रहे होंगे, हम भी मीडिया पे देख रहे थे। एक दिन मुसद्दिक मलिक साहब की खबर चल रही थी जी। अब औरंगजेब साहब की चल रही है। इसहाक डार का नाम भी था लेकिन अब निकल गया। किसका नाम था? इसहाक डार साहब। नहीं, मैं समझता हूँ इसहाक डार साहब, अभी कल जो प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग चेयर की है पूरी अपनी टीम के साथ, उसमें पहली मीटिंग में तो इसहाक डार साहब नहीं थे, लेकिन कल रात को जो मीटिंग हुई है उसमें इसहाक डार साहब बैठे हुए थे और वो बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उन्होंने। जो रात को मीटिंग आई है, रात को जो उनकी मीटिंग हुई है, और उसमें जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, मतलब लाइक अभी जैसे एक उनके रात को मैं देख रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि PIA की निष्कारी करें। अच्छा, ये जो आने वाले वजीर खजाना है, कोई भी हो, क्या ये इन दोनों में से बात करें या तीनों में से अगर बात करें तो क्या ये मुल्क की मईशत को संभाल सकेंगे? शहर बानो, ये बिल्कुल संभाल सकते हैं। आपकी पॉलिटिकल विल होनी चाहिए और थोड़ा सा पब्लिक को अगर आप साथ लेकर चलें। अगर आपने पॉलिसीज दोबारा बंद कमरों में बैठ के बनाई इस बजट में, तो आपको ये दिस इज द लास्ट टाइम फॉर, मतलब ये जो आपकी ये जो गवर्नमेंट है इसके पास ये लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद इनको चांस नहीं मिलेगा। इनको इस टेन्योर में पब्लिक को रिलीफ देना है। और उसमें मैं सबसे बड़ा गैप जो समझता हूं ना, कि ये जो बंद कमरों में बैठ के पॉलिसीज बना देते हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन नहीं करते हैं। कि भाई, मैं थोड़ा सा यहाँ पे गवर्नमेंट को भी आज देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कहती है कि जब भी बजट आता है तो कोई हमें को 800 से 1000 के दरमियान बजट प्रपोजल्स आती हैं और हर प्रपोजल में यही कहा जाता है टैक्स कम कर दें, टैक्स कम कर दें। ऐसे है। कोई भी लेकिन अब तो उसका सलूशन नहीं देता है। 18% मजीद GST लगने वाली है। ये हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी अशियाँ हैं उन पर पहले से ही IMF की जानिब से सिफारिशात शुरू हो गई हैं। IMF बेसिकली तो IMF आपको ट्विस्ट करेगा। अब बात ये, जैसे वो आपको ट्विस्ट करता है और हमारे जो उधर से निगोशिएटर बैठेंगे वो उसमें किस तरीके से पब्लिक के लिए रिलीफ ले पाते हैं या लेने की कोशिश करते हैं। मतलब हम अगर अपना PIA और पाकिस्तान स्टील का एक बैगेज अपने सर से उतार लेते हैं और वापडा का सर्कुलर डट को मैनेज कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं हम काफी बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। सर, कर पाएंगे ये डिसीजन ले पाएगी ये हुकूमत? 18th अमेंडमेंट के बाद
हमारा जो 60% है वो प्रोविंसेस को चला जाता है और 40% जो रह जाता है वो डेट सर्विसिंग और प्लस जो आपकी ब्लीडिंग स्टेट इंटर ओन प्राइसेस हैं बिल्कुल उनके ऊपर निकल जाता है और बाकी जो आपका सख्त फैसले डिफेंस है, बिल्कुल करने उसमें पड़ेंगे आने निकल वाले जाता है। वक्त में। मलिक साहब ये कहिएगा कि डीम्ड इनकम टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो एफबीआर की जानिब से फाइनेंस एक्ट 2022 की सेक्शन 7E के तहत हर पाकिस्तान पर एक से ज्यादा गैर मनकूला जायदाद पर 50% डीम टैक्स लगाया गया है। ये मामला अदालतों में भी जेर समाअत है। ये डीम टैक्स है क्या, ये भी बता दें, और इससे रियल एस्टेट का कारोबार कैसे और कितना मुतासिर हो सकता है? अजीम, ये 2022 में जैसे आपने जिक्र किया ये इंट्रोड्यूस हुआ सही। अच्छा। और डीम इनकम टैक्स ये मैं ये समझता हूँ जिसने भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया उसने पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती की अच्छा। कि पूरी दुनिया आपको अट्रैक्ट करती है कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेकर आएं और हमसे रिटर्न लें। हमने पाकिस्तान ने एक ऐसा कानून इंट्रोड्यूस करवाया कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करें और गवर्नमेंट को रेंट पे करें। सही। इसकी करंट सिचुएशन ये है कि सिंध हाई कोर्ट एंड लाहौर हाई कोर्ट इन्होंने इसकी फेवर में डिसीजन दिया है कि ये कानून ठीक है, जबकि सही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड केपीके हाई कोर्ट इन्होंने इसके अगेंस्ट डिसीजन दिया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का इसका डिसीजन पेंडिंग है और 26 मार्च सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग की डेट है। मुझे बहुत उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये कानून के अंदर काफी फ्लॉज हैं, अल्ट्रा वायरिस है, ठीक। तो ये शायद टर्न डाउन हो जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट को बेहतर लेजिस्लेशन करनी चाहिए जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, इंस्टेड के वो यहाँ से लोग अब पैसा कैपिटल फ्लैग हो रहा है यहाँ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साहब, ये हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि मुल्की हालात को, मुल्की बहशत को बेहतर करने के लिए हमें थोड़े सख्त फैसले लेने होंगे।